Hello everyone. So today this is the first video जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए क्या क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये एक्ट नंबर है 9 ऑफ 1872, मतलब 1872 में जितने भी एक्ट बने थे उसका नाइन्थ नंबर का एक्ट कौन सा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब हुआ था ये, कंप्लीट कब हुआ था, सॉरी बना कब था, 25 अप्रैल 1872 को बना था। ठीक है। एंड यहाँ प्रियम्बल दे रखा है। प्रियम्बल मीन्स इसमें क्या बताया गया है, whereas it is expedient to define and amend certain part of the law relating to the contracts, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में सब कुछ इसमें डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लो हमने कुछ शॉपिंग करने गए तो हम एक पेन खरीद के लाते हैं। तो पेन हम हमें वो शॉपकीपर पेन कब देगा, जब हम मुझे पैसे देंगे। तो ये क्या है, हमारे बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट होता है। लाइक आगे मैं बताऊंगी कैसा है, क्या होता है, ऑफर होता है, क्या एक्सेप्टेंस होती है, ये सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। सो इसमें हमें सबसे पहला सेक्शन सेक्शन क्या होते हैं, जो नंबरिंग दे रखी होती है ना बेयर एक्ट में आगे आगे, तो वो क्या है हमारे सेक्शन है। लाइक फर्स्ट सेक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया है, शॉर्ट टाइटल दिया है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को क्या बोला जा सकता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसमें एक्सटेंट कहाँ तक जा सकता है और कमिंसमेंट कब कब से ये लागू है, ये सब बताया गया है। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया, पूरे इंडिया पर ये एक्सटेंड होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। And it shall come into force on the first day of September 1872। 1872 के 1 सितंबर को ये लागू हो जाएगा, मतलब इसे फॉलो करना हमें करना पड़ेगा। सेविंग्स क्या है, नथिंग herein contained shall affect the provisions of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed, nor any uses of custom of trade, nor any incident of any contract not an inconsistent with the provisions of this act। इसमें ये बताया गया है जो भी पहले से कोई एक्ट है या फिर रेगुलेशंस है इंडिया में जो अभी तक रिपील नहीं की गई है, मतलब वापस नहीं ली गई है, या फिर कोई कस्टम है ट्रेड का पुराने टाइम से हमारा चलता आ रहा है वो, या फिर कोई इंसिडेंट को इस प्रोविज़न के साथ ही लिंक किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ओके। सो दिस एक्ट इज सुप्रीम, ये बताया गया है। और कोई भी मतलब कोई भी अगर पहले से लॉ बना हुआ है तो उसे ये नहीं इफेक्ट करे। ओके। सो ये हमारा फर्स्ट जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड सेक्शन क्या है, सेकंड सेक्शन बता रहा है इंटरप्रिटेशन क्लोज। इसमें सब बताया गया है जो भी हमारी लीगल टर्म्स है ना उसे डिफाइन किया गया है। लाइक इन दिस सेक्शन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस अ कॉन्ट्री इंटरेक्शन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें ये बताया गया है जो भी हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, मतलब सब बताया जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है, हमें पहले से पता होना चाहिए कि सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2 के सब क्लॉसेस हैं। लाइक सेक्शन 2 के सब क्लॉज, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए से सेक्शन क्लोज सब क्लोज जे तक है। ठीक है। सो ये हमारा पहला सब क्लोज हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन वन person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or subsistence, it is said to make a proposal। इसमें ये बताया गया प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। मैं आपको कुछ ऑफर कर रही हूँ, लाइक एक पेन है, मैंने इसे कहा कि आई विल सेल इट, मैं इसे
सेल करूँगी, तो ये क्या है? ऑफ़र है, प्रपोज़ल है। लाइक नॉर्मल हम डेली लाइफ़ की चीज़ से पूछ सकते हैं, जैसे कि हम हैंडशेक करते हैं, ओके? अ, तो उसमें क्या होता है, एक जना आगे हाथ बढ़ाता है तो वो क्या है? ऑफ़र है। अगर दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा भी उसके हाथ मिला लेता है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सेक्शन बी है, सेक्शन टू का सब क्लॉज बी। इसमें क्या बताया गया? प्रॉमिस को डिफाइन किया गया। प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. जब एक प्रपोजल किया जाता है और दूसरा वो अपनी हामी भर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उस तब वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ओके, सो लाइक मैंने आपको क्या किया? पेन, पेन सेल करने का ऑफर किया कि मैं ये पेन सेल कर रही हूँ, आपने एग्री कर दिया, ठीक है, कि मैं हाँ लूंगा, तो दैट इज प्रॉमिस। और आगे प्रॉमिस जो है, वो जो प्रॉमिस करता है, द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस सर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल ऑफर कर रहा है वो क्या है? प्रॉमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रॉमिसी। प्रॉमिसी एक्सेप्ट करने वाला, प्रपोजल प्रपोज करने वाला, ठीक है। ये हमें सेक्शन टू सब क्लोज सी में दिया गया है, डिफाइंड है। ओके, सेक्शन डी में क्या दिया है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दिया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द proposer or the promisee or any person has done or abstained from doing something। अब ये abstain वर्ड बार बार आ रहा है, आप बताइए क्या है abstain का मतलब? चलो मैं बताती हूँ। abstain का मतलब होता है कि कुछ ना करना, कुछ मना कर देना कुछ करने से, ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, और डज और abstain फ्रॉम डूइंग, or promises to do or to abstain from doing something, such act or absistence of promise is called as consideration for the promise। Like मान लो मैंने आपको ऑफर किया कि मैं ये पेन आपको बेच रही हूँ, आपने कह दिया हाँ हाँ बेच रही हूँ, तो ले रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका ऑफर। तो इसके लिए क्या है, मैं आपसे कुछ ना कुछ तो लूंगी, मनी चार्ज होगा उसका, जो भी हमारा कॉस्ट होगा, तो वो प्राइस मैं लूँगी। सो वो लेना क्या है? कंसिडरेशन। और आपके लिए जो पेन है वो क्या है? कंसिडरेशन। मेरे लिए क्या होगा? मनी इज अ कंसिडरेशन। तो ये क्या होता है? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस होता है। अब सेक्शन टू सब क्लोज ई में क्या दिया है हमें? एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया, और उसके साथ क्या है? कंसिडरेशन भी है कि हाँ मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे इसके बदले में ये देना। तो ये क्या है? अगर अगर ये प्रोमिस का सेट हमारे पास आ जाता है तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया बच्चों? एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये किस में डिफाइन है? सेक्शन ई में। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या सेक्शन सेक्शन सेक्शन, आप याद कैसे रखेंगे? लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको आगे पता लगेगी क्या है ट्रिक है याद करने के लिए। इसमें सेक्शन टू सब क्लोज एफ में क्या बताया गया? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यही प्रोमिसेस को लेके बताया गया कि मैं अगर आपको वो पेन दे रही हूँ और आप उसके बदले में मुझे मनी वापस मतलब उसका पे कर रहे हैं, तो दैट इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मेरा प्रॉमिस आपके लिए और आपका प्रॉमिस मेरे लिए, दैट आर कोल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन टू सब क्लोज जी में क्या दिया हुआ है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी void। अब एग्रीमेंट है, उससे क्या है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है कि हम अगर वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, कोई मना कर दिया, कुछ उसने नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे पैसे दी नहीं दी उसके लिए के, तो वो क्या है? वॉइड हो जाएगा। और इस मतलब वो एग्रीमेंट अगर वो लॉ से इन्फोर्सिबल मैं नहीं करवा सकती कि हाँ ये तो बहुत छोटी 5 रुपए के पेन की बात है, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। तो ऐसा उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। वॉइड का मतलब क्या होता है? जीरो इन द आइज ऑफ लॉ। जीरो इन द आइज ऑफ लॉ मतलब लॉ के आगे इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। लाइक 5 रुपए का पेन था, तो उसके लिए लॉ के आगे इसकी कोई अहमियत नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब सबसे बड़ा हीरो आ रहा है एच। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा हीरो है। तो ये क्या है? किस में दिया गया है?
सेक्शन 2 H में, सब क्लोज H में दिया है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट्स हैं, अगर हम हर एग्रीमेंट हम लॉ से इन्फोर्स करवाएंगे कि हाँ तुम लॉ को कहें, कोर्ट में जाके हर बार कहें कि हमारा ये बात नहीं हुई, हमने इससे ये एग्रीमेंट किया था, नहीं हुआ। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो हम इन्फोर्सिबल करवा सकते हैं लॉ के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बात हो गई, नॉर्मल सा प्रॉमिस कर दिया हमने, तो वो हम उसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसे इन्फोर्सिबल बाय लॉ हर एग्रीमेंट को हम नहीं करवा सकते। ओके, सो ये है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of others or others, is a voidable agreement। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज हैं, लाइक मैंने आपको पेंसिल किया, आपने मुझे उसमें पेमेंट किया, बट वो जो पेमेंट मैंने आपको जो पेंसिल किया था वो क्या था, ब्लू कलर का था, और आपको चाहिए था ब्लैक कलर का। सो अगर आप चाहें तो इस एग्रीमेंट को वॉइडेबल कर सकते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। किसके ऑप्शन पे, एक पार्टी के ऑप्शन पे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वॉइडेबल एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट क्या है जी, an agreement which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। एक एग्रीमेंट जो which ceases to be enforceable by law becomes void, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते, वो क्या बन जाता है, void बन जाता है। इट when it cease to be enforceable, जब उसे इन्फोर्सिबल नहीं करवा सकते। सो ये हमने अभी सेक्शंस को समझ लिया क्या था सेक्शंस। अब हम करेंगे याद करने का काम, बिकॉज याद करना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में मार्क्स लाने हैं। सो हियर इज द ट्रिक। सेक्शन टू में हमने क्या पढ़ा, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगी इसी बहाने। हमने ये सेक्शंस पढ़े सेक्शन टू से लेके जे तक। ठीक है, सेक्शन टू के मतलब जे तक पार्ट पढ़े, ए से लेके जे तक। तो इसमें फर्स्ट में सेक्शन ए में क्या दिया था, प्रपोजल दिया था, फिर प्रॉमिस दिया था, फिर प्रॉमिस और प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वॉइडेबल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब दिए थे। तो इसके साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने साइड पे क्या लिखा है, ये दिखा है PPCAR VCVV VC, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये ट्रिक क्या है, PPPCAR VCVCVC, तो ये क्या है, ट्रिक है। आप अच्छे से अगर इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनिशियल्स को लिया गया है, प्रपोजल का पी, प्रॉमिस का पी, प्रपोजल, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का पी लिया गया है, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इन सब के फर्स्ट इनिशियल्स लिए गए हैं। इससे हमारी ट्रिक बन रही है, इससे हमें याद हो जाएगा, बाकी ये एबीसी तो हमें बचपन से याद है। सो आई थिंक आपको ये सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट in this video. So thank you for watching. Thank you for listening so patiently. Thank you. Jai Hind.